अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। आज मैं आपसे गुफ्तगू करने आया हूं कि लॉन्ग मार्च में नाकामी हुई या कामयाबी हुई। और जब अटक से और खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान साहब जब काफिले लेकर डी चौक इस्लामाबाद के अंदर इंटर हुए और उन्होंने अचानक जो है वो उसको ख़त्म क्यों कर दिया, कौन सी ऐसी वजूहात थी, कौन सा ऐसा मामला हो गया कि उसमें इमरान खान साहब ने अचानक लॉन्ग मार्च के खात्मे का ऐलान कर दिया। क्या लॉन्ग मार्च के खात्मे का ऐलान उनकी फेवर में जाएगा या उनके लिए नाकामी का बायस बनेगा या उनके लिए नुकसान का बायस बनेगा, इस मुहरक़ात पे आज हम बहस करेंगे। इसके अलावा आज हम बहस करेंगे कि सिंध के अंदर और जनूबी पंजाब से और अपर पंजाब से जब काफिले जो है वो इस्लामाबाद के अंदर इंटर होने थे तो उसमें कौन कौन सी खामियां जो हैं वो यहाँ के लोकल जो लीडर्स थे उन्होंने कौन कौन सी खामियां जो है वो शो करवाई हैं, किस वजह से यहाँ से जो काफिले हैं वहाँ पर पहुँच नहीं सके और उनको नाकामी का मुंह जो है वो पंजाब साइड से देखना पड़ा है। इन मुहरक़ात पर आज बहस करेंगे और इन तमाम गुफ्तगू से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे पाक डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको इंशाअल्लाह ताला हम एक मुकम्मल जल्दी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको हम पाकिस्तान के लोकल हालात, इसके अलावा ग्लोबल हालात से हम बाखबर करते रहेंगे। तो आइए बहुत जल्द इस मामले पे सारे पे बहस करते हैं। वेलकम बैक। मैं डील के हवाले से बात करना चाहूँगा आपसे कि डील जो है उससे पहले हम देखते हैं कि अटक से जब काफिले इंटर हुए पंजाब के लिए और खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान साहब जब काफिले लेके आए और अटक में जो पठान थे, पठानों ने वहाँ पर जो है तकरीबन तमाम जितने भी मामला थे और जितने भी आगे कंटेनर पड़े थे वो सारे हटा दिए थे। ज़मीन के ऊपर तारकोल बिछाकर जो शीशे बिछाए गए थे वो भी उन्होंने साफ कर दिए थे। यानी इमरान खान साहब ने जहाँ जहाँ से गुजरना था वहाँ से वो रास्ता जो है वो साफ करते आ रहे थे। तो इमरान खान साहब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे हैं पंजाब के लिए तो रास्ता उनको साफ मिलता रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पंजाब के अंदर इंटर होते ही, इस्लामाबाद के अंदर इंटर होते ही, सुबह के वक्त जैसे ही डी चौक की तरफ पहुंचे हैं इमरान खान साहब तो उन्होंने जो है वो लॉन्ग मार्च को ख़त्म करने का अंदिया दे दिया और उन्होंने ये भी साथ कहा कि मैं 6 दिन के बाद जो है दोबारा यहाँ पर आऊँगा। तो आज की गुफ्तगू से मैं इमरान खान साहब का लेता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने ये कहा है कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई, जबकि बहुत सारे पाकिस्तान में नॉमिनेटेड साफ़ी हैं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की ताकतवर हलकों से डील हुई थी, डील के ही नतीजे में ही वो यहाँ से उठकर गए हैं, अदरवाइज़ वो कैसे उठकर जाते। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि डील की हद तक तो मामला ठीक है, लेकिन डील के बाद क्या उनको रिजल्ट ठीक मिलेगा, यानी उनके फ़ायदे में ये चीज़ जाएगी या अनफेवर में जाएगी, फेवर है या अनफेवर है, इन मुहरक़ात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो इस्लामाबाद की सिचुएशन पे आ जाते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने क्या किया था वहाँ पर पहुँच के। पोजीशन ये थी कि आंसू गैस जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में आपको नज़र आई होगी। वहाँ पर जो फैमिलीज़ पहुँची थी, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर एक एक माह के एक एक साल के लोग लेके आए हुए थे, ख़वातीन लेके आई हुई थी। तो वहाँ पर राना सलाउल्लाह साहब ने वहाँ की सारी दुकानें बंद करवा दी इस्लामाबाद की, इसके अलावा वहाँ पर सारे होटल्स बंद करवा दिए, किसी को वहाँ पर पानी नहीं मिल रहा था, किसी को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा था, आंसू गैस जो है वो सर पर चढ़कर बोल रही थी। तो ये कंडीशन थी। मेरे साथ वहाँ पे रावलपिंडी के कुछ लोग इस्लामाबाद के अंदर जो मौजूद थे जो कि आंसू गैस को फेस कर रहे थे वो मेरे साथ मौजूद थे और वो सारा हालात वहाँ पर बता रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख में इस्लामाबाद के अंदर कभी हमने इतना ज़्यादा जो है वो आंसू गैस फेस नहीं की और इस तरह के हालात फेस नहीं किए। वो वहाँ पर ये भी बात बता रहे थे कि डिक्टेटरशिप के दौर में भी हमने इतना ज़्यादा जो है वो वहाँ पर मुज़ाहमत नहीं देखी जितनी के राना सनाउल्लाह ने वहाँ पर की है। तो जैसे ही इमरान खान साहब ने अगले सुबह वहाँ पर पहुँचते ही ऐलान किया है कि हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, तो लोगों के लिए एक शॉकेबल बात थी। मैं सारी रात जागता रहा और जब सारी रात जागता रहा तो अगली सुबह होते ही मैं जब सो गया नमाज के बाद
तो जैसे ही मैं 3 से 4 घंटे के बाद उठा हूं तो अचानक से टीवी स्क्रीन देखी, बल्कि उससे पहले मैंने फेसबुक स्क्रीन देखी तो वहां पर कुछ लोगों की पोस्टर लगी हुई थी कि इमरान खान साहब वापस जा रहे हैं। तो मैं उन लोगों को नीचे कमेंट्स करता हूं कि इमरान खान साहब कैसे जा सकते हैं, आप बेवकूफ़ हैं क्या। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ टीवी चैनल्स को ऑन करके देखा तो वाकई इस खबर को मैंने टीवी के ऊपर भी देखा कि इमरान खान साहब ऐलान कर रहे थे कि हम जो है दोबारा 1 हफ्ते के बाद आएंगे। तो ये स्टोरी मुझे कुछ खास समझ नहीं आई। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि वहां पर जो रात को कंडीशन थी शायद उस कंडीशन से के लोग वहां पर फंस चुके हैं और बड़े बुरे हालात हैं तो इस वजह से ख़त्म कर दिया होगा। लेकिन कुछ डील की खबरें भी पहले चल रही थी पिछले दिनों, जिस वक्त अटक साइड से और खैबर पख्तूनख्वा की साइड से काफिले आ रहे थे, तो उस दौरान में हम ये देख रहे थे कि डील की खबरें भी चल रही थी। मैंने तो एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद जो है वो डील फाइनलाइज हो चुकी है, और उसके फ़ौरन के बाद मैंने एक अपडेट देने के लिए अपने ऑडियंस को एक वीडियो भी बनाई। लेकिन उसके बाद जो है वो जैसे ही इमरान खान साहब की मैंने ये बात सुनी है कि किसी किस्म की कोई डील साइन नहीं हुई, तो मेरे लिए ये बड़ा शॉकेबल था। अब अगर डील नहीं हुई या डील हुई है, इसको खुफिया भी रखा जाएगा, लेकिन डील होने के नतीजे में भी हम नुकसान क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगले ही दिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं इस वक्त के वज़ीर आज़म, उन्होंने अगले ही दिन बिल पेश किया कौमी असम्बली में, और कौमी असम्बली में बिल पेश करने के बाद उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके ज़रिए हम अपने अंगूठे से वोट डालना था पाकिस्तान की तारीख में पहली बार, उसको ख़त्म कर दिया गया, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उसके वोट का हक जो है वो छीन लिया गया। आप ये देखें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अरबों डॉलर की जो एक रेमिटेंस है वो पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं, लेकिन उनको बदले में किस पार्टियों ने, पाकिस्तान की 11 पार्टियों ने जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं और साबका वो पीडीएम की पार्टियां कहलाती हैं, तो उन 11-12 पार्टियों ने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर मामला जो है वो ख़त्म किया कि उनसे वोट का हक छीना। इसके अलावा उन्होंने नैब की कार्रवाई को बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया है। नैब की कार्रवाई को उन्होंने इस तरह से महदूद किया है कि आप ये देख लें कि जो 90 दिन के अंदर करप्शन में पकड़े हुए एक लीडर को जब वहां पर 90 दिन के लिए हवालात की सैर करना पड़ती थी, तो उसको 14 दिन के लिए जो है वो वहां पर रखा जाएगा, और नैब को जब 14 दिन के लिए नैब की हिरासत में जब वो 14 दिन तक रहेगा, तो उसके बाद अगला लाहेमल क्या होगा कि आपके पास मुकम्मल एविडेंस मौजूद होना चाहिए कि आपको बता रहा था कि क्या इस डील के नतीजे में आपको जो है वो फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। नुकसान तो ये हुआ है कि आपका 1 करोड़ वोटर का हक छीन लिया गया ओवरसीज़ पाकिस्तानी का। ये ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान जानता है कि 1 करोड़ में से कम 70 लाख वोट इमरान खान की सीधा फेवर में जाते थे, जो उसको 2/3 मेजॉरिटी दिलाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कारगर साबित होना था। ये फैसला तो वो हक छीन लिया गया। इसके अलावा जो है वो नैब के अंदर जो एहतसाब की एक फिजा बनी थी उसको जो है वो कदगन लगा दी गई, और उसको जो है वो नैब को महदूद कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें जो है वो इमरान खान की फेवर में तो नहीं जाती हैं। इमरान अब होगा ये कि जो इस पाकिस्तान में जोड़ तोड़ के हामी ताकतवर हल्के हैं वो करेंगे क्या कि पीपल्स पार्टी को कुछ सीटें दे देंगे, कुछ जो है वो मुस्लिम लीग नून को दे देंगे, और कुछ इसके अलावा जो है वो पीटीआई को दे देंगे। पाकिस्तान में जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने कभी भी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो उसकी हुकूमत पाकिस्तान में आने नहीं दी। ये अब हम सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हर हल्का और बैरूनी हल्का भी ये कह रहा है कि इमरान खान साहब इस पोजीशन में हैं कि वो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान में गेन कर सकते थे। लेकिन ये जो ईवीएम को ख़त्म करना, ओवरसीज़ के वोटिंग को ख़त्म करना, इससे इमरान खान साहब के वोट को महदूद कर दिया गया। मेरा ख्याल है कि पिछली बार उन्होंने 115 से 16 सीटें ली थी, इस वक्त उनको 130 से 35 सीटों तक महदूद कर दिया जाएगा। हुकूमत बनाने की पोजीशन में वो फिर नहीं आएंगे और 2/3 मेजॉरिटी उनको फिर नहीं मिलेगी। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी जो कि पहले भी बहुत सारे हल्के करते रहे हैं, यानी कि वो कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, लेकिन फुल्ली वो फोकस होते हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। इस वक्त भी अगर आप कहें कि अगर किसी भी किस्म की डील हुई है तो ऑब्वियसली वो जमहूरी हुकूमत ने तो डील नहीं की होगी, उन्हीं ताकतवर हल्कों ने वो डील की होगी जो वो कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। तो इसके अलावा मैं नहीं समझता कि अगले 5 साल दौर में भी इमरान खान साहब को जो है वो इतनी ज़्यादा सीटें मिलने जा रही हैं कि वो आराम से अपनी जो है वो मेजॉरिटी की पार्टी बना लें और पाकिस्तान में जो है वो एक 2/3 मेजॉरिटी के साथ एहतसाब का रास्ता जो है वो अपना जारी रखें।
मैं ये अक्सर कहता था कि 2018 के अंदर जब हुकूमत बनी थी, मैंने ये यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अंदिया दिया था कि 120 सीटें इमरान खान साहब को मिलेंगी, कमज़ोर तरीन हुकूमत बनेगी, लेजिस्लेशन वो कर नहीं सकेंगे, लेकिन 2023 की हुकूमत जो है वो जो ताकतवर तरीन हुकूमत होगी, क्योंकि उस वक्त ही 2018 के अंदर मुझे ये उनकी मकबूलियत नज़र आ रही थी एज एनालिस्ट। तो मैं ये बता रहा था कि उनकी मकबूलियत की बेस पर उनको 2/3 मेजॉरिटी जरूर मिलेगी। लेकिन इस वक्त जो चोर रास्ते से ईवीएम मशीन को खत्म किया गया है, क्या ताकतवर हल्के ये देख नहीं रहे कि ईवीएम मशीन को किस लिए खत्म किया गया? और आप ये देखें कि एक हल्के के अंदर अगर 1 लाख वोट है, उसमें से 15,000 वोट जाली होता है। वो एक हल्के से 15,000 वोटर निकलता है, दूसरे हल्के के अंदर जाकर उसी जगह पर जो है वो वोट लगा देता है। तो इसकी सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो मेरा ख्याल है कि ताकतवर हल्के करते हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो सारी इस मामला को अरेंज करती है। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो सख्त डिप्रेशन का शिकार था वो यही मामला थे। आपने पिछले दिनों में मेरी पोस्टों के जरिए देखा होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा फुल्ली डिप्रेस था कि मैं क्योंकि मुझे 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान साहब को मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। इमरान खान साहब को जो राइट लेफ्ट लोग हैं वो भी मतलब ये क्या कर रहे हैं, वो भी खान साहब को कह रहे हैं खान साहब डील कर लें ज़रा, कुछ नहीं होता, आपको अक्सरियत मिल जाएगी, आपके पीछे वोटर बहुत है। लेकिन पूरा दुनिया जानती है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान में होती है। जब इमरान खान साहब को 1 से 30 से 35 सीटों देने का फैसला हो चुका होगा तो उतनी ही सीटें मिलेंगी, चाहे उनका वोटर जितना भी बढ़ चुका हो। तो आगे अगले लम्हे में मैं आता हूं कि लॉन्ग मार्च का प्लान जो है वो किस तरह से किया गया। यकीनन लॉन्ग मार्च का जो प्लान है वो नाकामी का शिकार हुआ। मैं उस चीदा उन पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि जो यहाँ पर जो सिंध के अंदर से जो काफिले आने थे, जनूबी पंजाब से जो जाने थे, और इन इलाकों से निकलकर जब उन्होंने लाहौर को टच करना था और इस्लामाबाद को टच करना था, तो एक बहुत बड़ा काफिला ऑब्वियसली लाहौर से जितनी भी रुकावटें थे उसको अबूर करके जा सकता था। लेकिन उसके रास्ते में जो है वो कौन कौन से ऐसे मसाइल थे कि हमने उसको मैनेज सही तरीके से नहीं किया। मैं सबसे पहले जो है वो यहाँ से शुरू करूँगा कि मैनेजमेंट ठीक नहीं थी। सबसे पहले तो उस्मान बुज़दार साहब जो कि राजनपुर से जिनका ताल्लुक है और वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, आपको क्या पाकिस्तानियों को नजर आए हैं किसी भी जगह पर कि वो अपने काफिले को लेकर, एक बहुत बड़े काफिले, उनकी स्ट्रेंथ क्या है अपने हल्के में? क्या वो 500 से 700 गाड़ियां भी लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए हैं? क्या उन्होंने किसी ने उनको कंटेनर पर देखा है? क्या इस्लामाबाद के अंदर जब आंसू गैस से आम बच्चे, बूढ़े, जवान और यंगस्टर वहाँ पर शदीद किस्म के डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे, और वहाँ पर सुनने में आया है कि एक गैस ऐसी भी वहाँ पर छोड़ी गई है जिससे जिस्म के ऊपर खारिश हो रही थी और जिससे आंखें सुर्ख हो जाती थी और पानी आ जाता था। लोगों की जो मामला थे, लोगों का जो रहना सहना वहाँ पर बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था इन सारी चीज़ों से। तो क्या उस्मान बुज़दार साहब ने एज ए साबिक चीफ मिनिस्टर उन सारी चीज़ों को फेस किया? क्या वो वहाँ से काफिला राजनपुर से लेकर वहाँ पर गए? क्या कश्मीर से उनके जो मुल्का इलाके हैं कश्मीर से बंदे लेके गए? मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि उस्मान बुज़दार की जिम्मेदारी थी क्या। उस्मान बुज़दार को साहब को चाहिए था कि वो राजनपुर से काफिला लेके निकलते और कश्मीर से लेते, डेरा गाजी खान से लेते, उनके जो सराउंडिंग एरियाज हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो राजनपुर, कश्मीर, डेरा गाजी खान, रुझान, मुल्तान, भावलपुर, ये उनके असर रसूख वाले एरिया हैं। सादकाबाद हो गया, रहंगर खान हो गया, यहाँ से उनको काफिला लेकर निकलना चाहिए था। मैं ज़्यादा नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि वो इन 4 से 5 शहरों से कम 50,000 बंदा लेके निकल जाते। तो कंडीशन क्या होनी थी कि जैसे ही उन्होंने मुल्तान क्रॉस करना था तो एक धाक बैठ जानी थी कि जैसे ही केपी के अंदर से इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा काफिला पठानों का लेकर पंजाब में एंटर होने लगे थे, तो उसी दौरान में सिंध से और जनूबी पंजाब से काफिले जो है वो एंटर होने थे आगे मुल्तान से आगे लाहौर की तरफ। तो एक जब धाक बैठती तो राना सनाउल्लाह साहब को भी पता चलता कि यहाँ से कितनी बड़ी तादाद में काफिले जो हैं वो मतलब लाहौर के बॉर्डर पर खड़े हैं। तो बूरे वाला, बिहाड़ी, साहिवाल, ओकाड़ा, यहाँ से अगर काफिले तमाम के तमाम जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते यहाँ के लीडर, तो मैं जनूबी पंजाब से मुझे याद आ गया कि यहाँ पर जो है खुसरो बख्तियार साहब तो जाके बाहर बैठे हुए थे। खुसरो बख्तियार साहब को इमरान खान साहब ने हमेशा अपने राइट और लेफ्ट में बिठाया है, उनको वजारतें भी दी हैं,
तो मैं आज इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं 25 साल से उनका फॉलोअर हूं। सादकाबाद में जब इमरान खान साहब आए थे 1995 में, जब उन्होंने पार्टी का आगाज किया था, मैं तब से उनका फॉलोअर हूं और मेरे घर वाले भी मुझे कहते थे कि आपको इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के क्या मिलता है। तो मैं उनको यही कहता था कि एक दिन अवाम का और पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा समंदर है उनके पीछे होगा। तो मैं एज ए पार्टी वर्कर, या समझ लें कि उनके लिए मैंने बहुत सालों से फेसबुक पर लिख भी रहा हूँ एज ए सोशल एक्टिविस्ट। तो मैं ये उनसे पूछता हूं कि उस्मान बुज़दार साहब जो है वो मतलब क्या थे, कहां मौजूद थे, मतलब किधर थे वो खड़े, और यहां से काफिले लेके जाने के लिए वो गायब क्यों थे। यहां से पंजाब, सिंध के अंदर से और पंजाब के अंदर से जो लेके जाना था खुसरो बख्तियार साहब ने काफिले, खुसरो बख्तियार साहब ऐन मौके पर कहां मौजूद थे जिनको आपने वजारतें दी थी। मैं खुसरो बख्तियार के इलाके से ही बात कर रहा हूं, तो क्या खुसरो बख्तियार साहब यहां पर थे, यहां से काफिले लेके गए। खुसरो बख्तियार साहब ने जो है वो सुनने में आता है कि उनके पास उनकी जो टोटल प्रॉपर्टी मिला के 100 अरब रुपए के वो मालिक हैं। मैं नहीं कहता कि उन्होंने करप्शन से सारा पैसा कमाया है, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस पाकिस्तान से उन्होंने पैसा कमाया है, जिस पाकिस्तान के अंदर से उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत एक पैसा कमाया है इक़्तिदार में रहकर, तो क्या वो वहां पर यहां पर मौजूद थे। इमरान खान साहब को यहां पर पहचानना नहीं चाहिए कि आपने राइट और लेफ्ट जिन लोगों को बिठाया हुआ था वो मफाद परस्तों का टोला था। क्या आप मफाद परस्तों के टोले पर अभी भी कंटेनर पर खड़े होकर जो है वो उनकी बातें समझ नहीं पा रहे। आपको वो जो है वो मतलब बताते कुछ है और वो कर कुछ रहे होते हैं आपके पस्ते पुश्त। तो इन अवामिल को भी आपको समझना होगा कि यहाँ से जनूबी पंजाब से उस्मान बुज़दार साहब और इसके अलावा जो है वो खुसरो बख्तियार साहब और उनके भाई जो हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। मुकम्मल तौर पर उनके जिम्मे नाकामी होती है कि वो यहाँ से काफिले लेके जा सकते थे लेकिन नहीं गए। तो मैं जो है वो अपर पंजाब के इलाके की तरफ आता हूँ कि फवाद चौधरी साहब के इलाके जो हैं, मसलन उनका इलाका है झेलम, खारियां, गुजरात, ये तमाम इलाके फवाद चौधरी साहब के कंट्रोल में आते हैं। सुनने में आया है कि जनाब उन्होंने वो, आपने उनकी वीडियो तो देखी होगी कि एक पुल के ऊपर खड़े हैं तो एक तरफ वो कैमरा मार रहे हैं तो इस तरफ 3-4 गाड़ियां खड़ी हैं, 2-3 इस तरफ खड़ी हैं, यानी 7 से 8 गाड़ियों का काफिला, एक वफाकी वजीर और वकला कम्युनिटी के अंदर इतना ज्यादा असर रसूख रखने वाला बंदा और 24 घंटे टीवी के ऊपर आकर टाउन टाउन करने वाला बंदा 7 गाड़ियों के काफिले के साथ जो है वो रावलपिंडी के अंदर दाखिल हुआ। मेरा ख्याल है कि वो 7 गाड़ियों का काफिला भी उन्होंने बाईपास के ऊपर खड़े होकर वीडियो बनवा ली होगी, वो वापस चले गए होंगे। तो फवाद चौधरी साहब अकेले जो हैं वो काफिला लेकर अपनी एक अकेली गाड़ी का इस्लामाबाद के अंदर पहुंचे होंगे। तो ये झेलम के अंदर खारियां, गुजरात, लाला मूसा, गुजरांवाला, ये यहाँ पर लोग कहाँ पे थे। मुझे तो समझ नहीं आई कि आपने मैनेजमेंट की क्या थी, आपने कौन सा ऐसा होमवर्क किया था कि जिससे सिंध से, जनूबी पंजाब से और अपर पंजाब से आपने काफिले लेकर लाहौर के अंदर जाना था, लाहौर के कंटेनर आपने हटाने थे, लाहौर के अवाम को लेकर वहां से अगर आप ये सारे काफिले की शक्ल में अगर इस्लामाबाद जाते तो कम से कम 1-1.5 लाख या 2 लाख बंदा आप लेके जाते। वहां से जनाब जो है वो सारे लोकल जो लाहौर के बंदे थे वो भी गायब, वो नजर ही नहीं आए। उन्होंने मेरा ख्याल है कि गिरफ्तारी दे दी। आपको ये पूछना चाहिए, आपको इंटेलिजेंस खबरें लेनी चाहिए कि लाहौर के लोकल बंदों ने किस तरह से गिरफ्तारियां दे दी, उन्होंने जानबूझकर गिरफ्तारियां दी हैं। तो ये सारी चीज़ें और ये सारे अवामिल जो है आपको देखने चाहिए और आपको बहरहाल ये है कि इन सारे मामलात में अटक से जो जुल्फी बुखारी साहब थे उन्होंने अच्छा काम किया है। अटक से जो यंग जनरेशन थी वो सारी लाए हैं और वहाँ पर जितने भी कंटेनर हैं उन्होंने हटाए हैं और वहाँ पर आंसू गैस का और शेल्स का मुकाबला किया है और जितने भी तारपुर बिछाकर शीशे बिछाए गए थे वो सारे उन्होंने हटाए हैं। इमरान खान साहब के पंजाब में एंटर होने से पहले उन्होंने सारा सफाया कर दिया। जनूबी पंजाब के अंदर अच्छा काम किसने किया? सबसे पहले तो जनूबी पंजाब का जो शहर है सादकाबाद, उसमें सजाद वड़ैद साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी पूरी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने पूरी टीम के साथ इस्लामाबाद के अंदर एंट्री की और वहाँ पर आंसू गैस और शेलिंग का सामना किया और बेहतरीन काम किया। इसके अलावा हमाद अजहर साहब, उनकी आंख पर भी शेल लगा और उन्होंने पूरी जिद्दोजहद के साथ काम किया। उनके काम और उनकी जिद्दोजहद से, उनके जुनून से लगा कि वो पीटीआई के वर्कर हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यास्मीन साहिबा को तो आप जानते हैं, गालबन यास्मीन साहिबा जो हैं उनको कैंसर का मर्ज भी लाक है,
तो बहुत ज़्यादा शदीद बीमार भी हैं। उनकी गाड़ी के ऊपर जो है आप जानते हैं कि गुल्लू भट्टों ने डंडे लेकर हमला किया, शीशे तोड़े, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस्लामाबाद में पहुंची और मुकम्मल एक जद्दोजहद की दास्तान थी। ज़ुबैर नियाज़ी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा मैं सबसे आखिर में आता हूँ शेख रशीद साहब की तरफ। शेख रशीद साहब क्या कर रहे थे? शेख रशीद साहब जो है वो उनकी पूरी जो है वो GHQ से गालबन सेटिंग थी, एक GHQ से कह लें या ताकतवर हल्कों से कह लें, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा ख्याल है कि GHQ को भी इतनी थोड़ी सी बहुत तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरा पाकिस्तान जानता है कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। तो इस वक्त मैं कहना चाहूँगा कि शेख रशीद साहब उन्होंने जो 2 दिन से भागे हुए थे और कह रहे थे जी मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ये सारी की सारी जो है उनकी एक सेटिंग थी। ठीक लॉन्ग मार्च के टाइम पे वो अपने लाल हवेली के बाहर आते हैं, उनको उस वक्त पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं करती, हालांकि उनके राइट लेफ्ट में पुलिस मौजूद थी। तो ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तानी देख रहे हैं और वहां से वो 70-80 हज़ार वोट लेते हैं। क्या उनको 20,000 बंदा भी नहीं मिला कि वो आके चौक फैजाबाद पे कंटेनर को हटा लें? वो कंटेनर को नहीं हटा सकते थे, वो वहां से बंदे लेकर आगे जो है वो जा नहीं सकते थे इस्लामाबाद के अंदर। पता नहीं कौन सी बिल के अंदर से निकलकर, मोटरसाइकिल के ऊपर निकलकर वो कौन सी बिल के अंदर से होते हुए वो इस्लामाबाद में गए हैं और जनाब इमरान खान साहब के सामने डटकर जाके खड़े हो गए, जी मैं बल्ले बल्ले। कौन सा बल्ले बल्ले भाई? आपने 2 नंबरी की है, आपने इमरान खान को धोखा दिया है। आप रावलपिंडी से बंदे लेकर चौक फैजाबाद के कंटेनर हटा के इस्लामाबाद के अंदर एंट्री नहीं कर सके। जो लोग थे वो अपनी मदद आपके तहत इस्लामाबाद के अंदर लड़ रहे थे। ये वो सारे अवामिल हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, जिससे मैं डिप्रेशन का शिकार था। एंड में मैं पाकिस्तानियों को 3 वजूहात बता रहा हूं जिसकी वजह से मैं बड़ी सख्त पोस्टें पिछले 2 दिन से लगा रहा था। सबसे पहले यह है कि ईवीएम मशीन को खत्म कर दिया गया। आप अंगूठा लगाकर वोट नहीं डाल सकते। हर हल्के से 15,000 जाली वोट वो पता नहीं किसकी फेवर में इस दफा डालेगा, जिसके साथ सेटिंग होगी उसकी हक में डालेगा। इसके अलावा जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों का 1 करोड़ वोट का हक छीन लिया गया, जो कि इमरान खान के खिलाफ फैसला है, और नैब को जो है महदूद कर दिया गया। एहतसाब आप कर नहीं सकते। अगली बार अगर आप जो है 120-30 सीटें लेके फिर आ जाएंगे, 40 सीटें लेके आ जाएंगे, 45 सीटें लेके आ जाएंगे, तो आप एहतसाब कर सकेंगे। हम 25 साल से आपके पीछे थे क्यों? हम ये सोच रहे थे कि आप आएंगे और एहतसाब करेंगे। 2018 में हमने कह दिया था कि आप जो है लेजिस्लेशन नहीं कर सकेंगे, कमजोर हुकूमत होगी, आप एहतसाब नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम चाहते थे कि आप 2023 के अंदर जो है वो कामयाब हों और लेजिस्लेशन करें। आप अगर इस्लामाबाद के अंदर से उठ के गए हैं तो वो किस बेस पर उठ के गए हैं? आपके अगले दिन ही जो है अपोजिशन उन्होंने बदतरीन लैंग्वेज यूज की टीवी में आपके खिलाफ, और इसके अलावा ईवीएम मशीन को खत्म कर दिया, नैब को खत्म कर दिया, इसके अलावा ओवरसीज का हक छीन लिया। तो ये सारी चीजें आपकी फेवर में नहीं जाती, आपको अक्सरियत नहीं मिलनी, 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलनी, और अगर 2/3 मेजॉरिटी आपको नहीं मिलती तो समझें गेम इज ओवर। ये था आज का एनालिसिस, ये था आज का तजिया। मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो फेसबुक पर तो मैं इसको लगाऊंगा, लेकिन आप साथ साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिसका नाम है पाक डिप्लोमेसी। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जब तक आएगी उस वक्त तक के लिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।